कोर्ट में जैसे कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि कुर्सियाँ इतनी क्यों लगी हुई हैं, यहाँ पे कौन बैठता है, इतने सारे वकील बैठते हैं। तो फिल्मों में दिखा रही थी कि जज और उसकी बहस हो रही है वकील की, वकील चढ़ रहा है उसके ऊपर, वो जज इसके ऊपर कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता मूवी। बाहर से किराएदार आया, हमने रख लिया कुछ पैसों के चक्कर में। क्या क्या उनकी चीजें हमें देख के रखनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट बनवा दो। दूसरा, उन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करवा दो। आईडी कार्ड्स वगैरह होते हैं, पुलिस उसको वेरीफाई करके और फिर उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ। आर्म लाइसेंस का भी बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है आजकल। आर्म लाइसेंस में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। गांव वगैरह में जैसे पंजाब वगैरह की साइड या फिर और अलग स्टेट्स में देखोगे आप, पीछे रह जाओगे। अगर साउथ में थोड़ा नक्सलाइट वगैरह है तो अपनी सेफ्टी के लिए लोग आर्म्स के लाइसेंस लेते थे या आर्म्स लेते थे। मेरे घर डकैत आ गए घर में, कल गाड़ी लेने वाले घर में आ गए, कल ये एक शौक वाली चीज़ बन गई। अब लाइसेंस मिलने भी कम हो गए। तो हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं तुषार और आप सबका स्वागत है पॉडकास्ट चैनल हमारी बैठक पर। और आज के हमारे गेस्ट एक भाई हैं हमारे, आदित्य चौहान एडवोकेट जी, जो कि 30,000 में, और बाकी इंट्रोडक्शन वो अपने आप देंगे। आइए मिलवाते हैं हम आपको उनसे। और कैसे भाई? कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस भाई। तो भाई मैं जानना चाहूँगा, पहले तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं भाई अभी मेरी डॉक फिनिश हुई है और मैं 30,000 में बाकी अलग अलग सेपरेट कोर्स पे प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। बाकी पब्लिक मुद्दों पर भी काम करते हैं। पब्लिक मुद्दों पे बहुत अच्छा। तो आपने लॉ कहाँ से किया, मैं ये जानना चाहता लो हूँ। भाई, साहिबाबाद में कॉलेज है, IMA लॉ कॉलेज, वहाँ से मेरी लॉ कौन सा ईयर चल रहा है आपका, या पास आउट हो आप? पास आउट में। आइए फिर हम बात करते हैं अपनी बातों पे। मैं पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे और अदर कम्युनिटी में जो बच्चे आ रहे हैं आज की तारीख में, फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स के बारे में कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, किस टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए, उन्हें कोर्ट किस टाइम पे इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा उनके बारे में भी। आजकल क्या हो रहा है ना, जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको लॉ करनी है या फिर सोच रहे हैं, तो कई लोग मिसगाइड कर देते हैं कि भाई शादी के लिए करते हैं लॉ, तो लॉ कर लोगे तो शादी हो जाएगी, दहेज मिल जाएगा। बट मेरा ये है कि लॉ एक नोबल प्रोफेशन है। अगर आपको कुछ बदलाव लाना है सोसाइटी में, कोई अच्छी चीज़ करनी है या फिर आपका इंटरेस्ट है इस साइड, तो आप लॉ चूज करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको बनना नहीं है कहीं कि भाई मैं 9 से 5 की नौकरी नहीं कर सकता, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, अपना सक्सेसफुल बनना है, तो आप लॉ करके और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपने RTI एक्ट को चेंज करने के लिए PIL फाइल की थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उसमें क्या इशू आए, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको। ये कहता है कि RTI एक्ट है। RTI एक्ट में क्या होता है कि आप RTI फाइल कर सकते हो, 10 रुपए की एप्लीकेशन होती है कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये एक्ट जो बना था, ये इनेक्ट हुआ था 2005 में। उसके बाद इसके ऊपर एक्ट के बाद रूल बनाए, RTI रूल 2012 में जो लास्ट बने थे। उसमें इन्होंने प्रोविजन क्या रखा कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपको पूछना है कि आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके अंदर कितने पुलिस वाले हैं, सबका नाम क्या है, उनके डेजिग्नेशन क्या है, आपके एरिया का बीट ऑफिसर कौन है, और ये आपको एक PDF फॉर्म में चाहिए, तो आप RTI एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। जनरली लोग क्या करते हैं, वो फिजिकल कॉपी ले लेते हैं, बट पेपरलेस आजकल चल रहा है सब कुछ। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF को लेने के लिए हमारे पास खाली एक ही प्रोविजन था RTI एक्ट के अंदर कि आप डिस्केट और फ्लॉपी डिस्क में 50 रुपीज़ की पेमेंट के बाद वो PDF ले सकते हो। बट आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो डिस्केट और फ्लॉपी तो हमने देखा भी नहीं होगा कितने सालों से, और वो हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में लगते भी नहीं। तो जो प्रोविजन था उसका कंप्लायंस नहीं हो पा रहा था। मैंने क्या करा, इसके ऊपर RTI लगाई। तो कई जो PIOs थे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि PDF दे देते थे पेन ड्राइव में या मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देते थे, बट इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। कोई हाँ भी कर देता था, कोई मना भी कर देता था। तो मैंने इसके ऊपर RTI लगाई, बहुत लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो मुझे प्रोविजन चेंज करवाना था, इसलिए मुझे रिप्लाई वही चाहिए थे जिसमें वो मना कर दे। तो मेरी कम से कम 100-150 रिप्लाई आई अलग अलग RTI एप्लीकेशन पे। उसमें से मुझे 99% लोगों ने दे दी इन्फॉर्मेशन, बट 1% लोगों ने मना कर दिया कि भाई जो RTI का प्रोविजन है वो ये कहता है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन डिस्केट और फ्लॉपी में दे सकते हैं, बट इसके लिए हमारे पास कंपेटेबल डिवाइसेस नहीं है, हमारे कंप्यूटर में ये चीज़ लगी नहीं सकती, हम दे कैसे। मैंने कहा पेन ड्राइव में दो मुझे। तो पेन ड्राइव के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई पेन ड्राइव के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है RTI के अंदर। तो मतलब RTI के अंदर जो गाइडलाइन नहीं है उसमें आप दोगे नहीं, और जो गाइडलाइन है वो आप दे नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास डिवाइस नहीं है। तो जो RTI एक्ट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो इन्फ्रिंज हो रहा था। तो इसके लिए फिर मैंने क्या करा, कोर्ट को अप्रोच किया। पहले मैंने रिप्रेजेंटेशन दी। RTI एक्ट के अंदर जो भी बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं या फिर अमेंडमेंट होती हैं, उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देखती है। तो मैंने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई आप इसके अंदर बदलाव करो, बट उन्होंने 1 महीने के गैप के अंदर कुछ भी नहीं किया। तो मैंने इसके ऊपर आर्टिकल जो है 226 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग PIL लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के सामने हो गई। चीफ जस्टिस ने भी समझा और उन्होंने भी कहा कि एक बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट मैटर है, सेम डे ही जिस दिन हमारी पीआईएल लगी उनको डायरेक्ट किया यूनियन ऑफ इंडिया को कि भाई आप इसके ऊपर 3 महीने के अंदर गाइडलाइन बनाओ। तो ये रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर। तो मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली भी है और हमारी कम्युनिटी भी है, ये जानना चाहिए कि क्या कहते हैं, हम पीआईएल को फाइल कैसे कर सकते हैं? पीआईएल क्या होता है? पीआईएल सबसे पहले तो फाइल ही उन मैटर्स में हो सकता है जहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहे हो। जैसे हमने अपने मौलिक अधिकार पढ़े थे एसएसटी में पहले, बिल्कुल। तो उनका अगर हमारा हनन हो रहा है कि मान लो आपको कोई सड़क नहीं दे रहा जाने के लिए, आपका कहीं पे मान लो गांव में ऐसा होता है ना कि जमीन काट दी, जमीन काट दी बीच वाला है जी, अगर भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है जी, रास्ता ही नहीं दे रहे। फिर कोई भी ऐसी चीज, आपका घर है, आपके घर में कोई, घर के बगल में कोई फैक्ट्री है, वहाँ धूल मिट्टी आ रही है, पॉल्यूशन आ रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। और ये कोई भी जो सिटीजन है इंडिया का कर सकता है ऐसा। तो ये नॉर्मल पीपल भी कर सकते हैं या फिर एडवोकेट्स ही कर सकते हैं? कोई भी, जैसे आप भी हो, कोई भी सिटीजन है इंडिया का, कर तो वो भी सकता है। बट हमारे लॉ इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि करना एडवोकेट को ही पड़ता है, क्योंकि आप इसे फाइल करने जाओगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाएगी आपके सामने। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था ये कि मैं पीआईएल फाइल कर रहा हूँ, तो मैंने भी अपने सीनियर्स वगैरह से हेल्प मांगी, कईयों से गाइडेंस ली, उसके बाद फिर मैं कर पाया। उसके बाद भी मुझे कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम लग गया फाइल करने में। जैसे मैंने पूरा ड्राफ्ट बना लिया, ड्राफ्ट बनाने के बाद मैं वहाँ गया रजिस्ट्री में, उसको मैंने फाइल कर दिया, तो वो कह रहे कि नहीं इसके अंदर ये मिस्टेक है, मैंने वो ठीक कर दिया। तो फिर जब वो ठीक कर दिया फिर बता रहे कि ये भी था, ये पहले बता देते। ऐसे 3-4 चक्कर काटने के यही चीज़ है कि टालने वाली बात हो जाती है, पर आप उस चीज़ पे अड़े रहे, आपने करा, तो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला आपको। ये था हमारा कि फाइल कैसे करें। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके आसपास कोई अगर मुद्दा है जो आपको लग रहा है कि ये आपके मौलिक अधिकार का या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो इन्फ्रिंज कर रहा है आपका, ये तो आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन बना के अथॉरिटी को दे सकते हो। जैसे आपके घर के बगल में अगर कोई जीन्स फैक्ट्री है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको नुकसान है, तो मान लो अगर जीन्स फैक्ट्री का आप एग्जाम्पल लें, उनके वेस्ट आपके नाली के सामने से जा रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन इंटीमेशन टाइप का बना के एमसीडी को या फिर कंसर्न अथॉरिटी को दे सकते हो, भाई तेरे पास घर के पास ऐसा ऐसा हो रहा है, आप इसके ऊपर कड़ा कदम उठाओ। अब वो बिल्कुल अगर उठा लेंगे तब तो ठीक है, अगर वो लोग इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप फिर उस रिप्रेजेंटेशन को लेके पिटीशन बनाओगे पीआईएल की, वो आप दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर जो भी आपका कंसर्न हाई कोर्ट में डायरेक्ट वहाँ फाइल कर सकते हो। और इसकी खूबसूरती ये है कि आपको जरूरी नहीं कि वो पिटीशन बनानी है, अगर आप पीआईएल को पढ़ोगे तो आप एक सिंपल लेटर बना के भी, सीजीआई को लेटर लिख दिया आपने, चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया एक सिंपल, और उसके पीछे अपना कंसर्न लिख दिया, तो उसके ऊपर भी कॉग्निजेंस लेके उसको पीआईएल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और सेम डे फैसला देंगे वो आपको। मतलब आपको ये नहीं कि उसके बाद वहां जाना है वहां जाना है, वो सेम डे। कई बार ऐसा होता है कि पूरे थाने के थानों को सस्पेंड कर देते हैं। एक और एक हाई कोर्ट कि जैसे आपने कुछ कह दिया कि भाई मेरा भाई था उसको डिटेन कर रखा है पुलिस वालों ने मेरी अतिथि ऑफेंस के, आपने इसके ऊपर रिट फाइल कर दी, तो ऐसा हो जाता है कि पूरे डीसीपी एसएचओ सबको लाइन हाजिर कर देते हैं, सबको सस्पेंड कर दिया। हाईकोर्ट की पावर तो बड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हो जाता है एक्चुअली। तो आदित्य भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सेक्शन 107 और 151 कालांद्रा है जो ये, इसका क्या महत्व है, क्या वो है इसका? अच्छा, ये जो 107 151 है, अब तो ये बीएनएस इसमें चेंज कर दिए, इसको 126 आई थिंक और 170 बना दिया। तो इसमें क्या था कॉन्सेप्ट कि जैसे आप, अगर पुलिस वालों को पता चला कि कोई भी आदमी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, जैसे कहीं पे पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई ये दोनों आपस में लड़ाई करने वाले हैं या फिर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उस सेंस में कोर्ट क्या, पुलिस वाले क्या करते थे, उन दोनों पार्टियों को पकड़कर और फिर डिटेन करके रखते थे थाने के अंदर, और अगले दिन वो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आगे पेश करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो वहीं का एसीपी होगा या फिर जो भी जो उनका सीनियर ऑफिसर होगा वो होगा। वहां अगर उन्हें लगता है कि भाई ये सेटिस्फाई हो चुकी है चीज, अब ये दोनों आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, वो ऑफेंस नहीं करेंगे, तो वो बेल दे देते वहीं से। और अगर नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं, उनको आगे जेल भेज देते 24 घंटे रोक के। बट इसमें देखा गया जाता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, आप जैसे थाने गए, आपने थाने जाके क्या करा कि आपको कोई कंप्लेन देनी है या फिर किसी पुलिस वाले से आपकी बहस हो गई, तो आप रोड पे निकल रहे हो, आपकी गाड़ी टच हो गई पुलिस वाले से, अब वो ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता, गाड़ी टचने पे या तो कंपनी ले सकता है, कोई कंप्लेन तो इस पे होगी, तो वो क्या करेगा, अगर आपने इससे बहस कर ली तो आपको थाने ले जाके बंद कर देगा, कि 751 की कालंद्रा लगा देगा, ठीक है। बिना किसी ऑफेंस की। तो ये 107 को 126 में, 151 को 170 में कब चेंज किया, कौन से ईयर में चेंज किया? कि 2023 में जो बीएनएस नया एक्ट आया है ना जी, उसमें इसके अंदर बदलाव किया है, मतलब बस सेक्शन ही बदला है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं की। अच्छा बट मिसयूज इसका आज भी हो रहा है। अभी अच्छा आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी क्या हुआ, एक लड़के की पिटाई हो गई, उसको किसी ने मारा कहीं पे। अब उसके साथ क्या हुआ, वो थाने चला गया, उसको पता नहीं था कि पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करें। पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने पुलिस वालों को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी हुई है चीज, वो लोग मुझे अभी भी धमकी दे रहे हैं मारने की, कि जहाँ तू मिलेगा वहाँ मारेंगे। पुलिस वाले ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम उसे समझा देंगे।
उसने कहा नहीं मुझे चोट लगी, आप एफआईआर तो करो मेरी, जी क्योंकि उसके सर्वर में स्टिचेस वगैरह आई थी। जी तो पुलिस वालों ने क्या करा, उसे मतलब ऐसे करके पार कर दिया। उसके बाद मैंने उसने अपने भाई को भी कॉल कर दी थी, जी उसका भाई आ गया। तो उसके भाई ने थोड़ा वहाँ पे हो हल्ला सा कर दिया जी कि भाई मेरे भाई पे चोट लग गया, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत उन्होंने उसको मेडिकल कराने की तो भेज दिया, लेकिन जैसे ही वो मेडिकल करवा के आया, उन दोनों को ही थाने में बंद कर दिया और एक कालंदरा बना दिया उनका कि भाई ये दोनों आपस में ही लड़ाई कर रही थी। भाई भाइयों को ही बंद कर दिया। बना दिया कि ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। जी अब उसको इसके ऊपर मैंने आरटीआई भी लगाई है और भी चीज़ करी है कि भाई इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो आप। भाई आपके पास लड़ाई वो करने गया कि भाई मेरी लड़ाई हुई है, आप मेरी पे एफआईआर करो। जी बट आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई ये आदमी हम पे हावी हो रहा है, हमारी बात नहीं मारा, हमसे बदतमीजी कर रहा है, उसको जी ही बंद कर दिया थाने में। और जी फिर उसी इंसिडेंट के लिए जो उसकी पिटाई हुई है, जिसके लिए उन्होंने कालंदरा लगाया, उस इंसिडेंट के लिए फिर किसी और के ऊपर एफआईआर करी। मतलब जिस लड़के ने उस लड़के को मारा था, जी उसके ऊपर एफआईआर करी जी इंसिडेंट के लिए, जी और उसी इंसिडेंट के लिए आपने उसके भाई को कालंदरा के अंदर बंद कर दिया। तो ये तो मतलब एक ही ऑफेंस के लिए और एक क्या बंस का आप कैसे कर सकते हो, दो बिल्कुल आदमियों को कैसे घसीट सकते हो मैटर में। जी तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। होली के बाद, दिवाली के बाद, ईद के बाद आप देखोगे कि जो ईद की कोर्ट होती है, जैसे यहाँ पे सीरमपुर में है जी और भी अलग अलग जगह होती है, वहाँ भीड़ लगी होती है हाँ जी लोगों की। काफी ज्यादा जैसे किसी ने दारू पी के हल्ला हल्ला कर दिया, जी पुलिस वाले ने उठाया और ले गए, थाने बंद कर दिया। जी दिवाली में कोई पटाखे फोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, जी आपने कॉल कर दी कि भाई ये हुड़दंग मचा रहा है, पुलिस वाले आए उठा के ले गए। जी तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस वालों को इतनी पावर दे दी, इस सेक्शन ने इतना पावर दे रखा है पुलिस वालों को कि वो किसी भी आदमी को बिना किसी पावर के, बिना किसी गलती के 24 घंटे के लिए तो थाने में बंद कर सकते बंद कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कुछ कॉमन मिथ्स जो रहते हैं कोर्ट के, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कोर्ट में जैसे कई लोग आते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि ये कुर्सियाँ इतनी क्यों लगी हुई हैं, जी यहाँ पे कौन बैठता है, इतने सारे वकील बैठते हैं। तो हम्म मतलब कई लोगों के अंदर मिथ ये रहता है, जैसे वो फिल्मों में जो ये देखते हैं जी भाई कोर्ट के अंदर तो जज चिल्लाता होगा, वकील सर चिल्लाता होगा, वो ऑर्डर ऑर्डर करता होगा। जी ऐसे मिथ कई लोगों के अंदर है, और आजकल कई वीडियोस भी ऐसे चल जाते मूवीज में और टीवी सीरियल्स में बहुत देखने को मिलता है कि ऑर्डर 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 हैं कोर्ट में कुछ होता नहीं का। कोर्ट में होता नहीं है। आप देख वकील बोल रहा है, जज वकील बोल रहा है तो जज ऑर्डर ऑर्डर कर रहा है, जी ये तो तुरंत कंडेम्प्ट लगा देगा। जज को ऑर्डर ऑर्डर बोलने की क्या जरूरत है। जी जैसा फिल्मों में दिखा देते हैं कि जज और उसकी बहस हो रही है वकील की, जी वकील चढ़ रहा है उसके ऊपर, वो जज उसके ऊपर कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता कोर्ट में। कोर्ट में तो जैसे अगर आपने थोड़ा सा भी गलत किया कुछ, वो बार काउंसिल को सीधे डायरेक्ट कर देंगे, भाई सस्पेंड करो इनको। जी तो ऐसा कुछ खास होता नहीं। बाकी कई लोगों के अंदर और भी मिथ है, आजकल जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह है जी वो भी ऐसी वीडियोस बना दे रहे हैं कि अगर आपके कुछ ऐसा है। मैंने जैसे कई लोग कोर्ट में देखा कि एक अमित भाई के पास, हम एक मेरे सीनियर है, उनके पास कोई मैटर आया, जी तो वो लेडी थी, उसका जी डाइवोर्स मैटर चल रहा था। तो वो क्या करती, हर डेट पे आती और जी कागज के अंदर चावल रख के कुछ लाल पीले से जी वहाँ जज के सामने गिरा देती। जी और कभी कुछ कई लोगों ने जैसे एस्ट्रोटॉक वगैरह पे भी देखता हूँ, या फिर आजकल वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है आज की तारीख में ना अंधविश्वास जो है। बहुत ज्यादा कि जो पानी की बोतल कोर्ट में खरीदो और कोर्ट में गिरा दो तो आपका केस जल्दी खत्म हो जाएगा, जी ये वाली अंगूठी पहनो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मिथ बहुत सारे बना रखे हैं। बाकी ये एक पैसे कमाने का जरिया है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पैसा कमाने का जरिया है। बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि जैसे कोई आपको, जैसे आजकल पहले तो वकील कहा करते थे हम जी जल्दी करवा देंगे और लेट करवा देंगे, हम दूसरी पार्टी को इतनी सजा करा देंगे। जी आजकल ऐसा है कि एस्ट्रोटॉक पे और ऐसे जो ऐप्स हैं, वो लोग ही ऐसे कह दे रहे हैं कि भाई वकील वगैरह के पास मत जाओ, हमें ही 10,000 रुपये, हम ऐसा टोटका करेंगे, सामने वाला परेशान हो जाए। तो मैं जानना चाहूंगा आदित्य भैया आपसे कि इस पे एक्शन हो सकता है? जो ये टोटके वगैरह, हाँ बिल्कुल। हाँ इस पे कर सकते हैं, अगर कोई जैसे डिफेमेशन वगैरह के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए लोगों को पागल बनाने के लिए अगर फाइल करे, हो सकता है। बट कोर्ट आजकल क्या करती है ना कि इन चीज़ों पे एक्शन भी स्ट्रिक्ट लेती है, जो ऐसे चीज़ों पे एक्शन लेता है। जी मान लो आप कोर्ट पहुंच गए, आपने कोई पीआईए लगा दी कि भाई इन चीज़ों को बंद करो। जी अब कोर्ट देखेगी यार इतने सीरियस मैटर है कोर्ट में, जी ये क्या लेके आ रहे हो, जी 20-25 हज़ार का फाइन ठोक देगी। जी अभी एक एडवोकेट था, उसने क्या करा कि ये अनुभव सिंह बस्सी है, जी उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने शो में यूँ कह दिया कि भाई मैं कोर्ट गया था, तो जी उन्होंने मुझे गाउन पहना दिया, अब जी मैं चमगादड़ जैसा लग रहा हूँ जून की गर्मी में। जी तो उसके ऊपर किसी वकील ने क्या करा, पीआईएल ठोक दी। ये जी दोनों सिंह बस्सी ने वकीलों का अपमान किया है। जी कोर्ट ने 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगा दी उस पे। अनुभव भस्सी पे? हाँ नहीं नहीं, उस वकील पे। अच्छा वकील पे। तू ही सबसे बड़ा वकील हो रहा है, तेरा ही अपमान कर दिया उसने। जी 5 लाख रुपए का लगा दिया कि भाई कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए। बिल्कुल खुद बिल्कुल बोल आपकी सकता एडवोकेट है। है, जी तुमसे नॉन पर्सनैलिटी है, वो जी बोल रहा है तो अपनी भी बेइज्जती कर रहा है ना साथ में, जी को मिलने का रखवा। तो जा सकते हैं, बट और भी बहुत सारी चीजें नहीं। तो आदित्य भैया मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे हिंदुओं में बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, तो आप एक पीआईएल इन पे भी क्यों नहीं फाइल करते? ये अंधविश्वासों की जो वीडियोस आ रही हैं,
एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं, होता इनके कुछ नहीं है, कुछ लोग इनके अंधविश्वास पे जी रहे हैं। आजकल मैंने देखा जैसे ये जब से कोविड आया है तब से थोड़ा ट्रेंड बढ़ गया है एस्ट्रोटॉक या फिर ऐसे एस्ट्रोटॉक का बार-बार हम नाम ले रहे हैं, जी बट ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हैं या फिर पॉडकास्ट में भी आजकल मैंने देखा जी कि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कहते थे कि आप कछुए वाली अंगूठी पहनो तो ये हो जाएगा, ऐसी चीज़ें पहनो तो इसको क्लियर करने के लिए कोई ऐप तो आना चाहिए। जी। अभी एक ट्रेंड भी आया था कि यहाँ पे ग्रीन पेन से कोई नंबर है उसे लिख लो हाथ पे तो उससे भी पैसा आएगा। कुछ भी तो जो उनके मन में आती है वही कह देंगे कि भाई ऐसे करो आप, तो ऐसे करवा देंगे घर बैठे पक्का इलाज। हाँ, जाओगे यहाँ रोड पे ऑटो के अंदर ऐसे फेंक देंगे ऑटो के अंदर। कि 24 घंटे में पक्का इलाज। तो इनको गाइड करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, जी कोई एक्ट इसके लिए आए। जैसे ये ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन जी गेमिंग के लिए सरकार लेके आई है कि भाई ऑनलाइन अगर आप गेमिंग करते हो पैसे लगाते हो जी तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये गाइडलाइन है। जी। मुझे लगता है ऐसे अंधविश्वास वाली चीज़ों को भी गाइड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और इनके ऊपर रखरखाव करने के लिए सरकार को कोई कानून लाना चाहिए। तो मैं अब आपसे पूछूंगा या जानना चाहूंगा कि अगर फैमिली कोर्ट में कोई मैटर है लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से, मतलब हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, तो किसकी सुनवाई पहले होगी? हस्बैंड पहले फाइल करेगा या वाइफ? इसमें ऐसा होता है कि जो आदमी अ, परेशान है वो पहले अप्रोच करेगा कोर्ट को। जनरली क्या होता है कि लड़के कम अप्रोच करते हैं, लड़कियां ज़्यादा अप्रोच करती हैं। क्योंकि अगर ग्राफ देखा जाए तो अत्याचार तो ज़्यादा लड़कियों पे ही होता है। लड़कियों पे होता आज के टाइम पे ज़्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है कि अत्याचार हो चाहे ना हो, लड़कियों को पता है कि अगर हम कोर्ट को अप्रोच कर लेंगे तो हमें है तो हमारी सुनवाई हो ये जाएगी। हो जाएगी, एलिमनी मिल जाएगी या फिर इंड्रेनेस बन जाएगा। कोर्ट में आप जाओगे फैमिली कोर्ट के अंदर तो 10-10 दिन की शादी के बाद लोग आ जाते हैं जी कि भाई मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, तो जी आप मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो, एलिमनी दिलवा दो। जी ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है कोर्ट्स के अंदर। तो मेरा तो यही है कि अगर आप हस्बैंड हो, क्योंकि वुमेन्स को तो बहुत सारे मिल जाते हैं एडवोकेट और उनको गाइडेंस भी आज के टाइम पे बेहतर ही मिल रही है। उनके लिए सारे लॉ हैं, उनके लिए सारे सीडब्ल्यू सेल बने हुए हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको सजेशन देने के लिए। जी मेन के लिए नहीं है। तो अगर मैन के साथ कभी कुछ ऐसा होता है, अगर आपको लग रहा है आपकी वाइफ के एक्ट आपको अच्छी नहीं लग रही, वो आपको फ्यूचर में परेशान कर सकती है या फिर आपके साथ आगे चल के कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप पहले एक इंटीमेशन थाने में या फिर कहीं जैसे डीसीडब्ल्यू में कहीं भी दे सकते हो आप कि भाई मेरे साथ मेरी वाइफ ऐसा-ऐसा कर रही है और अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो मेरी बात को भी ये मद्देनज़र रखा जाए कि भाई मैंने पहले एक शिकायत दे रखी थी, मेरी वाइफ मुझे पीटती है या फिर धमकी देती है कुछ ऐसे। तो बाद में अगर कोर्ट में वो मैटर जाता है, तो आपको थोड़ी प्रेफ़रेंस मिलेगी मेंटेनेंस बनते वक़्त भी, एलिमनी देते वक़्त की। भाई जो आपकी वाइफ थी उसका रवैया पहले से ही खराब था। जी। आदित्य भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो टेनेंट होते हैं उन्हें रखने के लिए क्या क्या हमें सब चीज़ें उनकी देखनी चाहिए, जब रखनी चाहिए? क्योंकि हमारी लोकेलिटी में भी मैंने देखा था, बाहर से किराएदार आया, हमने रख लिया कुछ पैसों के चक्कर में, और उसने हमारे फ़ोन से फ़ोन किया तो वो तो फ़ोन करके चला गया, ना हमने उससे पूछा कहाँ से हो कैसे हो, बस हमें तो कुछ पैसों के चक्कर में हमने वो रखा किराए पे। तो उसके बारे में मैं आपसे क्या जानना चाहूँगा कि क्या क्या उनकी चीज़ें हमें देख के रखनी चाहिए, या ये आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इस पे पहले तो ऐसा है कि जैसे अगर आप कोई टेनेंट रख रहे हो, तो पहले तो उसके लिए प्रॉपर उसका पुलिस वाली वेरिफ़िकेशन करा लो। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में पुलिस टेनेंट का पुलिस वेरिफ़िकेशन होता है, वो आप ऑनलाइन ही करवा सकते हो और साथ में एक एग्रीमेंट बनवा लो, रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट जनरली वैसे तो आप 2-3 साल का भी बनवा सकते हो, बट चार्जेस वगैरह होते हैं तो लोग 11 मंथ्स का बना लेते हैं ताकि वो चार्जेस वगैरह से बच सकें। तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लो। एक दूसरा उन लोगों का पुलिस वेरिफ़िकेशन करवा लो। के अंदर उनके जो भी आईडी कार्ड्स वगैरह होते हैं, पुलिस उसको वेरीफ़ाई करके और फिर उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओगे। मान लो अगर कल को कोई दिक्कत भी होती है, आजकल कई बार ऐसा देखा जाता है कि नोएडा में, गाज़ियाबाद में, फरीदाबाद में लोगों ने अपनी पीजी बना रखे हैं। उसके अंदर कई लोग आए, मेरा एक फ्रेंड रहता था नोएडा में, तो वो वहीं वर्किंग था। अब उसके साथ क्या हुआ, उसके बगल वाले फ्लैट के अंदर जो पीजी था, उसके अंदर कुछ लोग आ गए। अब वो अपना काम-वाम करते थे। जब वो 2 महीने बाद गए तो वहाँ आ गई गुजरात से पुलिस। जी, तो अच्छा। तो यहाँ पे बैठ के सट्टा चलता था। हुँ, यहाँ पे बैठ के ये लोग हैकिंग करते थे। जी, तो मान लो आईपी एड्रेस तो वहाँ का हो रहा है, वो जी, लोकेशन वहाँ की आ रही है। अब मकान मालिक को उसको पकड़ेंगे भाई जी, कि भाई आप आपके फ्लैट में तो ऐसे सारे काम होते थे। तो अगर आपने किसी को कोई मकान दिया किराए पे, अब वो वहाँ बैठ के हैकिंग कर रहा है, जी, वो अमेरिका से पैसे यहाँ मंगवा रहा है, कुछ भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बिल्कुल। तो लोकेशन तो आपकी आई, उसको हमारी तोड़ के यहाँ से चला गया। जी, अगर आपके पास उसकी कोई वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट ही नहीं है,
कोई वैसी चीज ही नहीं है, तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं इन सकते। सकते और पुलिस वाले आपको ही फ्रेम कर देंगे। जी मतलब वैसे तो अगर लीगली देखा जाए तो आपने गलत क्या किया, जी आपने किसी को मकान ही तो दिया गिराने के लिए, आप उसके अपराध में तो भागीदार नहीं हो। जी पुलिस वाले क्या करेंगे, उन्हें जब कोई नहीं मिलेगा तो आप पे नाम डाल देंगे कि भाई इसका ही सहयोगी था। जी तो इस चीज से बचने के लिए आप पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हो और रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो, ताकि आप कोर्ट में दिखा सको कि भाई मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब ऐसे मान लो मेरा मकान है या किसी का होटल है, अगर ये सेम चीज कोई होटल में होटल्स में जो आपके वर्कर्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। नहीं, जैसे किसी का होटल है, जी अब वो मान लो ओयो होटल है, जी ओयो में अगर रूम लेके कोई वहां से हैकिंग कर रहा है, जी 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 फ्रॉड कर रहा है, तो उसके लिए होटल वाले को तो वो बुरा नहीं बोलेंगे, होटल वाले को तो नहीं फंसाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई मकान में कर रहा है तो फिर आप मकान वाले की गलती बता रहे हो, भाई मकान वाला उसके घर में थोड़ी जा सकता है। अब कोई अपने रूम में कोई क्या कर रहा है हमें क्या पता। बट जी दिक्कत ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते और रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट नहीं दो चीजें हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। जी। मैं अब जानना चाहूँगा आपसे कि एक आर्म लाइसेंस के बारे में। आर्म लाइसेंस का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है आजकल। तो आर्म लाइसेंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? आर्म्स लाइसेंस में आजकल क्या है कि आजकल लोग अपने, पहले तो क्या था कि सेफ्टी के लिए करे करते थे लोग, जी कि भाई गांव वगैरह में जैसे पंजाब वगैरह की साइड या फिर और अलग स्टेट्स में देखोगे आप, पीछे चले जाओगे अगर साउथ में तो वहाँ नक्सलाइट वगैरह है, जी तो अपनी सेफ्टी के लिए लोग आर्म्स के लाइसेंस लेते थे या आर्म्स लेते थे कि जी भाई अगर डकैत आ गए घर में तो फिर जी। उनसे बचाव के लिए हम भी तो क्योंकि गाँव में ना ऐसा होता था कि पहले बहुत दूर-दूर तक कोई नहीं होता था, तो उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए रखना पड़ता था। और आज की तारीख में ये एक बहुत ज़्यादा देखा जाए तो हवाबाजी हो चुकी है। जी यही है। पहले जैसे कोई एनिमल भी है, कई जी वाइल्ड एनिमल है घर में आ गए, जी तो आपके सामने देखिए आप क्या कर सकते हो, आप मारोगे जी अगर आपके पास गन है तो, या फिर हवाई फायरिंग के लिए भी। जी बट आजकल क्या है, आजकल ये एक शौक वाली चीज बन गई जी कि भाई मैं लगा के घूमूंगा कमर पे, तो लोग फिर कहेंगे वाह जी इनके पास तो लाइसेंस है। फिर इस बिल्कुल चक्कर में अब लाइसेंस मिलने भी कम हो गए, जी क्योंकि पहले तो क्या था, थ्रेट है अगर आपके पास आजकल आज के टाइम भी अगर आपके कॉज जेन्युइन है, जी आपके पास थ्रेट आ रही है या फिर आपको सेफ्टी के आपके कंसर्न है, तो आपको लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा, जो भी ठीक है। प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग मिल जाए। आदित्य भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, या मैं भी और हमारी पब्लिक भी, कि आर्म लाइसेंस के क्या-क्या प्रोसेसर हैं? तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आर्म लाइसेंस का ऐसा है, जैसे पहले क्या होता था कि आर्म लाइसेंस लेजिटिमेट कॉज के लिए मिलते थे, कि अगर किसी के साथ सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई ज़्यादा ट्रैवल करता है अलग अलग एरिया में, तो उसके पास लाइसेंस रहना चाहिए। या फिर गांव देहात में कई बार लाइसेंस लोग इसलिए लेते थे कि भाई अगर कोई डकैत आ जाए, फिर हमला हो जाए, कुछ भी अगर वैसा प्राइवेसी कंसर्न है या फिर सिक्योरिटी कंसर्न है उसके लिए। जी, बट आज के टाइम यहाँ पे जो हमारी लोकेलिटी है, जी, दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर लोग अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए कम, लेकिन अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए ज़्यादा लेते हैं। बिल्कुल। तो उसमें प्रोसीजर में ये भी होता है कि पुलिस वाले भी या फिर जो लोग इसके ऊपर वेरिफिकेशन करते हैं, जी, जिन लोगों के दिमाग में कई बार ये बात रहती है, जिस आदमी ने अप्लाई किया है वो भी इस मोटिव के लिए तो नहीं कर रहा, तो बिल्कुल। उस चक्कर में जो लेजिटिमेट कॉज वाले लोग होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। जी, अगर आप आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन कर सकते हो, जी, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे। उस पे आप जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह वो मांगेंगे, उस चीज़ को डाल के जो उनका प्लेटफॉर्म पे होगा या फिर जो भी चीज़ है, जी, 10 या 100 रुपए की पेमेंट ऑनलाइन कर दो। जी, उसके बाद फिर वो स्क्रूटनी में जाएगी चीज़ें, जो भी जी, आपकी सारी चीज़ें होंगी वो देखेंगे कि आपके ऊपर कोई पहले कोई मुकदमा तो नहीं था, जी। आपका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं ऐसा हो कि आप तिहाड़ होके आए हो और गन लाइसेंस बन तो जाए। आती बात। जी, तो ऐसी सारी चीज़ें देखने के बाद फिर अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगता है और जी, आपका कॉस्ट सही लगता है, जी, तो ईज़िली दे सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा करने का नहीं। वरना आजकल अगर आप जाओगे ऑफिसेज़ में, तो बाहर जी, से एलान बैठे मिल जाएँगे मीडिएटर्स कि भाई आप इतने रुपए दो, मैं आपको जम्मू से बनवा के दे दूँगा, मैं आपको हरियाणा से बनवा के दे दूँगा 80 जी। रुपए में, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, अगर आपका कॉस्ट ठीक है, तो आप लीगल तरीके से भी बहुत कम पैसों में ले सकते हो। क्या ये रखना सही है या गलत है? मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे अगर आपके साथ कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, कई जगह ऐसे जाते हो जहाँ आपको काम के लिए जाना पड़ता है और आपको लगता है कि अगर कोई मेरे ऊपर हमला करे या फिर कोई चीज़ कर सकता है, जी, तो आप रख सकते हो। के लिए तो रखना बढ़िया है। बट कई लोग क्या करते हैं, जैसे गन लाइसेंस मिल गया, जी, उसके बाद शादियों में जा रहे हैं, वहाँ ब्लैंक फायर कर रहे हैं जी। और हवा में फायरिंग कर, वो भी गलत है। वो चीज़ गलत है। तो जी, उसमें क्या होगा, अगर आपकी किसी ने वीडियो बना ली, तो जी। आपके ऊपर आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा होगा, गन लाइसेंस आपका रिवोक हो जाएगा। हुआ भी है काफ़ी वीडियोज़ में, हमारी लोकेलिटी में भी मैंने काफ़ी सुना है ऐसा। तो उनकी वीडियोज़ बना के वो इंस्टाग्राम पे कुछ भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे डाल देते हैं, तो वो वहाँ से कैच हो जाती है। बहुत ज़्यादा। अब जी, जैसे आप देखते हो कि इलेक्शन वगैरह में भी उन लोगों को पहले इन्फॉर्म करते हैं कि मैं जी, गन दे के जाओ, ये जी, करो। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास लाइसेंस है और आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, जी, बहुत जल्दी आप किसी के ऊपर तान देते हो और किसी ने आपकी शिकायत दे दी, जी, तो उसमें आपको कई बार बेल वगैरह मिलने में भी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। जी, तो कहीं न कहीं ऐसा भी है कि महँगी चीज़ है, जी, मतलब शौक वाली चीज़ है, अगर आपको रखनी है तो फिर उसकी प्रो एंड कॉन्स भी
अलग अलग। रखने। अब इलेक्शन से आपने बात, इलेक्शन आपके मुंह पे आया तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। तो जैसे ये अभी डीयू में इलेक्शंस आने वाले हैं या पीछे भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तो इनके जो पोस्टर्स रहते हैं, इनको लेके अभी पिछले इलेक्शन के रिजल्ट में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट आई। और इनके जो नाम के पोस्टर्स होते हैं, इनके नाम की स्पेलिंग्स क्यों मिस्टेक्स रहती है? इसमें कोई लीगल बात है या फिर क्या? मैं ये जानना चाहूँगा। मैं भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे होंगे, तो उनका भी यही क्वेश्चन रहता है। मैंने भी बहुत बार देखा है ऐसा कि लोग एक दूसरे से पूछते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे? इस पे क्या था, लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर एडवोकेट प्रशांत मनचंदा है, उन्होंने 2017 में भी लगाया था इसके ऊपर एक हाई कोर्ट में रिट लगाई थी उन्होंने। तो 2024 में भी उन्होंने लगाई थी कि जो डीफेस कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज को, मेट्रो के ऊपर उन्होंने पोस्टर लगा दिए, पुलिस स्टेशन के ऊपर पोस्टर लगा दिए, हर जगह आप जाओगे हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं इनके नेम वो स्प्रे से लिख देते हैं, ऐसी सारी चीजें। और मतलब इतना ज्यादा डीफेस म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में या फिर विधानसभा के इलेक्शन में नहीं करते लोग, ये स्टूडेंट इलेक्शन में ऐसा कर रहे हैं। जो लोग पढ़ने आ रहे हैं वो इतनी गंदगी मचाएंगे। जी। तो इसके ऊपर क्या है कि एक लिंग दो कमेटी थी, लिंग दो कमेटी ने एक गाइडलाइंस दी, कुछ गाइडलाइंस थी उनके अंदर बहुत सारे उन्होंने रूल्स दिए कि अगर आपको स्टूडेंट इलेक्शन करना है तो स्टूडेंट इलेक्शन के लिए ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं, ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी माना। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर इलेक्शन से पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती है कि भाई इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उनको ये सारी चीजें फॉलो करनी। पहले ही मिल जाती होंगी उन्हें ये सब चीज़ें। जी। तो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट में चीजें ये होती हैं कि भाई आप कैनवेसिंग के लिए 5,000 से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, गाड़ियाँ, कोई एनिमल, ऐसी सारी चीजें आप यूज नहीं कर सकते। आप हैंडमेड पोस्टर यूज कर सकते हो बस, वो भी उसका जैसे हैंडमेड पोस्टर अगर आप बनाओगे पेन से या फिर कलर से, उसका खर्चा भी 5,000 से एक्सीड ना करे। तो प्रिंटेड पोस्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर आज की तारीख में तो देखा जा रहा है कि इलेक्शन में, आज से नहीं काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि 5,000 तो क्या, मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे जो एमसीडी में इलेक्शंस होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा डबल खर्चा होता है सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में। क्योंकि इसमें क्या है कि इन लोगों ने ट्रेंड पहले से सेट ऐसा कर रखा है कि भाई जो जितना ज्यादा खर्चा करेगा उससे ज्यादा वोट मिलेगी, या फिर लोगों के जुबान पे नाम चढ़ जाएगा आगे, फिर उन्हें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी घुसना होता है। मान लो जो हमारी भी सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो भी स्टूडेंट यूनियन से ही आई, और भी बहुत सारे लोग हैं वो स्टूडेंट इलेक्शन से आके फिर यहाँ आए। तो इस चीज को बड़ा करते हुए लोगों ने स्टेटस बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया इस चीज का। तो इसको कम करने के लिए मैंने भी एक अभी रिप्रेजेंटेशन दिया है डीओ को, वाइस चांसलर ने। मैंने उन्होंने ये कहा है कि जैसे आप देख सकते हो इलेक्शन में, जैसे आपने बताया कि नाम के अंदर वो स्पेलिंग एरर्स रखते हैं, जैसे मेरा नाम है आदित्य, लास्ट में डबल ए लगा देंगे आदित्य, और ऐसी सारी चीजें स्पेलिंग गलत करके वो क्या करते हैं बाद में, अगर कोई डीयू को कंप्लेन करता है कि भाई एक कैंडिडेट था इसने प्रिंटेड पोस्टर यूज किए और प्रिंटेड पोस्टर प्रोहिबिटेड है, तो अगर कोई भी आदमी प्रिंटेड पोस्टर यूज करते हुए पकड़ा गया तो उसका नॉमिनेशन के लिए कैंसिल हो जाता है। वो कैंसिल कर देंगे। तो इस चीज को क्या करते हैं बाद में कि भाई मेरा नाम तो ये है ही नहीं, मेरी तो स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग तो गलत है। तो इससे बचने के लिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट को बाईपास करने के लिए इन लोगों ने छोटी छोटी चीजें तलाश रखी है। गाड़ी के अंदर वो क्या करेंगे, वो कह देंगे भाई गाड़ी तो किसी और की है, अब कोई जा रहा है उससे मेरा क्या मतलब। मेरे सपोर्टर्स ने लगा दिया। मेरे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आपका नाम खराब करने के लिए मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो इन सब चीजों के लिए मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है ड्यू के वाइस चांसलर जी। कि भाई जो आप 2025 में इलेक्शन से पहले कोड ऑफ कंडक्ट जारी करोगे उसके अंदर एक क्लॉज ये भी डाल दो, मिस स्पेलिंग वाले और सेम जैसे आप उसको वो करते हो, प्रोनाउंस करते हो नाम को, सेम प्रोनाउंसमेंट वाले अगर जो नाम होंगे वो भी उसी आदमी के माने जाए जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ कर रहा है। मान लो मेरा नाम आदित्य है और कोई पोस्टर लग गया ADITYYAA, तो वो भी मेरा ही नाम। चाहे मेरे नाम की स्पेलिंग वो क्यों ही ना हो। तो इस चक्कर में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई आप ये क्लॉज ऐड करो, बट मुझे लग रहा है वो करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं डीओ की भी मिली भगत होती है। और इसके बाद फिर मैं कोर्ट में भी जाऊंगा इस चीज को लेके इस बार, और देखते हैं क्या होता है। बट मेरा जो वो ये है कि अगर कोई आम आदमी, आम घर का लड़का डीयू में जाता है, उनके सामने ऐसी सारी चीजें वो देखता है कि भाई लोग 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं पोस्टर्स के ऊपर एक मेरी, तो मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले कमेटी ने गाइडलाइन दी कि भाई 5,000 रुपए के ऊपर का खर्चा नहीं कर सकते स्टूडेंट, इतना अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। चुनाव लड़ो आप। बट अगर किसी आम आदमी को चुनाव लड़ना है तो ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि इतने रुपए खर्च करके आम घर का लड़का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। चीज हो जाएगी कि भाई पोस्टर्स आप बैन करो, कार रैलीज बैन करो, तो आम आदमी भी, आम स्टूडेंट भी कंटेस्ट करने के लिए सोच सकता है। जी। ये हो गए। ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे
आजकल मैंने ऐसा सुना है, देखा है कि नॉर्मल पीपल्स भी किसी की फ़ोटो डाल के ऑनलाइन चालान भेज सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा इस पे मैंने किया था, आप ट्विटर पे देखते होगे, पहले ट्विटर इन चीज़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है कि जी, अगर कोई पुलिस वाला ही जा रहा है बिना हेलमेट के, जी, सिर्फ उसकी वीडियो बना के डाल देते हैं, तो जी, ये आदमी खुद ही रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो जो ट्विटर प्रोफाइल्स हैं पुलिस की, जैसे आप दिल्ली पुलिस को अगर टैग कर दो उस वीडियो पे, तो दिल्ली पुलिस कॉग्निजेंस लेके कंप्लेंट रेज़ कर देती थी। जी, ऐसे ही अलग-अलग चीज़ों के लिए भी होता था। बट जी, इस चीज़ को यूनिफ़ॉर्म करने के लिए, इसमें यूनिफ़ॉर्मिटी लाने के लिए अभी दिल्ली पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है। आई थिंक उसका नाम है ट्रैफिक प्रहरी शायद, या फिर ऐसा ही कुछ सिमिलर नाम है। जी, उसपे आप क्या कर सकते हो कि आप भी रैंडमली, अगर आपको कोई दिखता है कि कोई आदमी रॉन्ग साइड आ रहा है जी, या फिर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहा है कोई, जी, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के, वीडियो खींच के, लोकेशन डाल के जी, उस चीज़ को वहाँ पे डाल सकते हो, उसको स्क्रूटनाइज़ करके उसके बाद जी, उस आदमी का चालान कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको कहीं रोड पे कोई आदमी गाड़ी पार्क करा हुआ दिख गया जी, और आप तंग हो रहे हो, आप सोच रहे हो इसके चक्कर में जाम लगा है, तो जी, आप उसकी फ़ोटो उस ऐप पे डाल के साथ उनका चालान कटवा सकते हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आदित्य भैया, आरटीआई फाइल कैसे, क्या प्रोसेसर है इसका, कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है? आरटीआई सबसे पहली चीज़ तो कि कोई भी फाइल कर सकता है। अगर कोई दिल्ली का सॉरी बोल रहा हूँ, आरटीआई सबसे पहली चीज़ तो, अगर इंडिया का कोई भी सिटीज़न है, हर आदमी आरटीआई फाइल कर सकता है। बिल्कुल। आरटीआई में ये है कि अगर आपको पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, ले सकते हो। जी, उसके लिए कोई भी आदमी, और इसमें एज लिमिट भी नहीं है। कोई अगर 16 साल का भी है, 15 साल का भी है, वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है किसी भी अथॉरिटी में जी, और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसको फाइल करने का जो प्रोसीजर ये होता है कि आपको एक आरटीआई एप्लीकेशन बनानी है। जी, नियरेस्ट पब्लिक अथॉरिटी में जाओ, वहाँ ₹10 की पेमेंट करो और वो आरटीआई एप्लीकेशन वहाँ लगा दो। जी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये जो दिल्ली पुलिस है इनके पास कितनी पीसीआर की गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल, सबके मुझे नंबर दो। तो ये आरटीआई एप्लीकेशन आप डाकघर में भी जाके लगा सकते हो। बाद में वो ड्यूटी जो है वो डाकघर वालों की है कि वो जी, उसको दिल्ली पुलिस को भेजें। तो आपको ये भी नहीं सोचना कि फाइल कहाँ करनी है, जी, बस अपनी एप्लीकेशन बनाओ और किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके उसको फाइल कर दो, इर्रिस्पेक्टिव ये सोचते हुए कि ये इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड नहीं है। जैसे जी, आपको चाहिए कि दिल्ली में शराब के ठेके कितने हैं, जी, नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई जो शराब के ठेके हैं वो किस डिपार्टमेंट के अंडर है। तो बिल्कुल, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि पहले डिपार्टमेंट पता करो कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट है क्या नहीं। आप सीधे जाओ दिल्ली सरकार के किसी जो ऑफिस में जाके उस एप्लीकेशन को फाइल कर दो, वो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जी। मैं आपसे धन्यवाद बोलना चाहूँगा, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आपसे जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं या फिर आपसे जूनियर जो भी एडवोकेट्स हैं, वो आपकी बातों से बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे और हम तो सीख ही रहे हैं, एक तरीके से मैं भी आपका जूनियर ही हूँ। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें टाइम दिया।